इस वीडियो के बाद हम जान लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में कहाँ से लेकर कहाँ तक, किस काल से लेकर किस काल तक किन-किन बातों का उल्लेख है और यह एक मकान के नक्शे की भांति हमें समझा देगी कि इसमें आखिर हम क्या-क्या पढ़ेंगे, हमें किस प्रकार की बातें इसमें जानने को मिलेगी। यह इसकी विषय सूची है। इसको जानने के बाद आप जान लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में क्या-क्या लिखा। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। हम पहले 2 भाग पढ़ चुके हैं और अब तीसरे भाग में जानेंगे कि हम इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में क्या-क्या पढ़ेंगे, उसकी विषय सूची के बारे में। तो आइए प्रस्तुत है इसकी विषय सूची। सबसे पहले हम देखेंगे काल विभाजन, जिसमें हम जानेंगे जनता और साहित्य का संबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल, इन कालों के नामकरण का तात्पर्य अर्थात अर्थ। उसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे आदिकाल। आदिकाल जानेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस किताब को प्रकरणों में बांटा गया है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, इस प्रकार। तो दोस्तों हम इस किताब को पहले प्रकरण में आदिकाल का सामान्य परिचय हम जानेंगे, अर्थात कि इसको पहले भागों में बांटा गया है। 4 भाग समझ लीजिए आप। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उनको प्रकरणों में बांटा गया है, उनके अर्थात कि उनके पाठ हैं, पहला पाठ और दूसरा पाठ है, इत्यादि इत्यादि। तो इसके 4 भाग है, इकाई समझ सकते हैं आप इसको। आदिकाल इसकी यूनिट हो गई। यूनिट फर्स्ट है आदिकाल, और उस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है जिसको प्रकरण 1 कहा है, सामान्य परिचय, यानी कि आदिकाल का सामान्य परिचय। तो आदिकाल के सामान्य परिचय में हम क्या क्या देखेंगे? हिंदी साहित्य का आविर्भाव, ठीक है, प्राकृत भाषा, हिंदी के सबसे पुराने पद्य, आदिकाल की अवधि, इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोकप्रिय यानी रासों की परंपरा का प्रारंभ, इस काल के साहित्यिक सामग्री पर अपभ्रंश, परंपरा और देसी भाषा, ठीक है। प्रकरण 1 अर्थात कि इसका अध्याय 1, जिसमें हम जानेंगे सामान्य परिचय। और अब प्रकरण 2 है अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य में हम जानेंगे अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल। इस काव्य भाषा के विषय, अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति, जैन ग्रंथकारों की अपभ्रंश रचनाएं, इनके छंद, बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय, इसके सिद्धों की भाषा, सिद्धों की रचना के नमूने, बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप, संध्या भाषा, वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव, इसकी महासुख अवस्था, गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल, इसके वज्रयानियों से भिन्नता, गोरखनाथ का समय, नवनाथ, मुसलमानों और भारतीय योगियों का संसर्ग, संसर्ग कहते हैं दोस्तों संघर्ष जिसको कहते हैं, गोरखनाथ की हठ योग साधना, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, इनका वज्रयानियों से साम्य, नाथ पंथ की भाषा, इस पंथ का प्रभाव, इसके ग्रंथ, इन ग्रंथों के विषय, साहित्य के इतिहास में इन ग्रंथों का विषय, साहित्य में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार, ग्रंथकार परिचय, विद्यापति की अपभ्रंश भाषा रचनाएं, अपभ्रंश कविताओं की भाषा, अर्थात कि गोरखनाथ के जो समय के ग्रंथ हैं या फिर उस समय के ग्रंथों का जो विषय है वो सिर्फ और सिर्फ साहित्य के विकास के तौर पर लिया गया है, ना कि उनको साहित्य समझा जाता है, उस इतिहास की दृष्टि से लिया गया, बस समय का परिचय पाने के लिए। इसी प्रकार विद्यापति की रचना और अपभ्रंश की रचनाएं और उनकी अपभ्रंश की कविताएं। प्रकरण 3 में हम जानेंगे वीर गाथा काल, अर्थात कि इसका समय है संवत 1050 से 1375 ईस्वी, जिसको सन में अगर हम बांटे तो 993 ईस्वी से
1318 तक। इसके जो भाग है वो प्रकरण 3 में आएगा। देश भाषा काव्य इसका शीर्षक है। अर्थात कि ये तो वीरगाथा काल यानी आदिकाल से पहले की बात है सारी, और यहाँ से दोस्तों वीरगाथा काल इसमें शुरू किया है। तो देश भाषा काव्य इसका शीर्षक दिया गया है, जिसमें देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकताओं में संदेह है। इन काव्यों की भाषा का छंद, तत्कालीन राजनीति परिस्थिति, वीरगाथाओं का आविर्भाव, इसके दो रूप, रासो शब्द की उत्पत्ति, ग्रंथ परिचय, ग्रंथकार परिचय, यानी कि रासो शब्द की उत्पत्ति पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगला जो जानेंगे उसको हम जानेंगे प्रकरण 4, जिसका शीर्षक है फुटकर रचनाएं। इसमें हम जानेंगे लोक भाषा के पद्य, खुसरो और विद्यापति, यानी खुसरो और विद्यापति को इसमें मुख्यतः समझा जाएगा, और इसमें जाने जाएंगे लोक भाषा के पद्य, तत्कालीन भाषा जो है अवभट्ट कही जाती थी। इसके बाद में जानेंगे दोस्तों पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम इसका समय देखें तो संवत 1375 से 1700 तक रहेगा, जो कि 1318 सन से लेकर के सन 1643 तक रहेगा। इसका भक्ति काल हमने नाम दिया हुआ ही है, सब जानते हैं आप। इसके प्रकरण आप देखिए, प्रकरण 1 इसका भी सामान्य परिचय है। इसमें क्या आएगा, इस काल की राजनीतिक धार्मिक परिस्थिति, भक्ति का प्रभाव, इसका प्रभाव, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास, इसके मूल स्त्रोत, नामदेव का भक्ति मार्ग, कबीर का निर्गुण पंथ और नाथ पंथ की अंत स्थापना में विभिन्नता, निर्गुणोपासना के मूल स्त्रोत, निर्गुण पंथ का जनता पर प्रभाव, भक्ति के विभिन्न मार्गों पर सापेक्षिक दृष्टि से विचार, कबीर के सामान्य भक्ति मार्ग का स्वरूप, इनकी हिंदी रचनाओं की विशेषताएं, इन पर नाथपंथी प्रभाव, गुरुदाता, इनकी भक्ति के चमत्कार, इनके निर्गुण वाणी, इनकी भाषा, निर्गुण ग्रंथ के मूल स्रोत, इसके प्रवर्तक, निर्गुण धारा की 2 शाखाएं, ज्ञानाश्रयी शाखा और उसका प्रभाव, प्रेमा मार्गी सूफी शाखा का स्वरूप, सूफी कहानियों का आधार, कवि ईश्वरदास की सत्यवती कथा, जिसको सत्यवती कहा जाता है, सूफियों के प्रेम संबंधों की विशेषताएं, कबीर के रहस्यवाद की सूफी रहस्यवाद से भिन्नता, सूफी कवियों की काव्य भाषा, सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश। अगर हम देखें पूर्व मध्यकाल का प्रकरण 2 हम देखें, जिसको भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, उसमें क्या आता है दोस्तों, कवि परिचय आता है, निर्गुण मार्गी संत कवियों पर समष्टि से विचार, फिर प्रेम मार्गी शाखा आ जाती है, जिसमें प्रकरण 3 आ जाता है, निर्गुण मार्ग, निर्गुण धारा जिसको कहते हैं हम। निर्गुण धारा में इसमें 2 बांटी गई थी ना दोस्तों, एक तो संत काव्य धारा और एक सूफी, ये सूफी वाली है 3 प्रकरण में, 2 में संत वाली है। तो निर्गुण धारा में कवि परिचय आएगा यहाँ पे, सूफी कवियों की कबीर से भिन्नता, प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति, और सूफी आख्यान काव्य का हिंदू कवि, यानी कि जो हिंदू कवि है वो सूफी आख्यानों में कौन था। नेक्स्ट आता है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में आप देखेंगे इसको नाम दिया है प्रकरण 4, जिसमें आता है सगुण धारा, इसका नाम है अद्वैतवाद के विभिन्न स्वरूप, वैष्णव श्री संप्रदाय, रामानंद का समय, इनकी गुरु परंपरा, इनकी उपासना पद्धति, इनकी उदारता, इनके ग्रंथ, इनके व्रत के संबंध में प्रवाद, इनके प्रवादों पर विचार, हनुमान जी की उपासना के ग्रंथ, राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता, राम भक्ति के पूर्ण स्वरूप का विकास की श्रृंगारी भावना, यानी राम भक्ति की श्रृंगारी भावना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसको प्रकरण 5 में बांटा गया है। सगुण धारा के प्रकरण 5 में वैष्णव धर्म के आंदोलन के प्रवर्तक कौन, श्री वल्लभाचार्य, दार्शनिक सिद्धांत,
इनकी प्रेम साधना, इनके अनुसार जीव के 3 भेद, इनके समय की राजनीतिक, धार्मिक, इनके ग्रंथ, संप्रदाय की उपासना पद्धति का स्वरूप, कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप, वैष्णव धर्म का सांप्रदायिक स्वरूप, देश की भक्ति भावना पर सूफियों का प्रभाव, कवि परिचय, अष्टछाप के प्रतिष्ठा, कृष्ण भक्ति परंपरा के श्री कृष्ण, कृष्ण चरित्र कविता का रूप। दोस्तों ये अष्टछाप जो आपका है, इसी अष्टछाप में सूरदास जी जन्मे थे। इसी अष्टछाप में सूरदास जी जन्मे थे, मतलब इसी अष्टछाप में सूरदास जी को गिना जाता है अष्टछाप के कवियों में, जो कि कृष्ण के आज तक के सबसे अच्छे भक्त कवि माने जाते हैं। में आएगी भक्ति काल की फुटकर रचनाएं, प्रकरण 6 इसका जो है वो सगुण धारा, भक्ति काव्य प्रभाव उमड़ने का कारण, पठान शासकों का भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर प्रभाव, कवि परिचय, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य, यानी कि भक्ति काल की फुटकर रचनाएं, जो इसका शीर्षक था प्रकरण 6 सगुण धारा। हम देखेंगे जो दूसरा काल शुरू हो जाता है उत्तर मध्यकाल, जिसको कि नाम दिया जाता है रीतिक काल। इसका समय हम देखेंगे 1700 से 1900, ये संवत में है, और इसे अगर हम ईस्वी सन में देखेंगे तो 1643 से लेकर 1843 तक। प्रकरण 1 सभी की तरह इसका भी सामान्य परिचय प्रकरण 1 में। तो रीतिकाल के पूर्ववर्ती लक्षण, रीति परंपरा का आरंभ, रीति ग्रंथों के आधार, इनकी अखंड परंपरा का आरंभ, संस्कृत रीति ग्रंथों से इनकी भिन्नता, इस भिन्नता का परिणाम, लक्षण ग्रंथों के आचार्यत्व पर विचार, इन ग्रंथों के आधार, शास्त्रीय दृष्टि से इनकी विवेचना, रीति ग्रंथकार कवि और उनका उद्देश्य, उनकी कृतियों की विशेषताएं, साहित्य विकास पर रीति परंपरा का प्रभाव, रीति ग्रंथों की भाषा, रीति कवियों के छंद और रस। तो ये प्रकरण 1 यहाँ पर एंड होता है। अब प्रकरण 2 अगर हम देखेंगे इसके बाद में, तो रीति ग्रंथकार कवि, इसमें सबसे पहले आएगा ये जो कवि परिचय है वो कवि परिचय, रीति काल के अन्य कवि, जिसमें आएगा इनके काव्य स्वरूप का विषय, रीति ग्रंथकारों से इनकी भिन्नता, इनकी विशेषताएं, इनके प्रधान 6 वर्ग, जैसे श्रृंगारी कवि, गाथा प्रबंधकार, वर्णनात्मक प्रबंधकार, सूक्तिकार, ज्ञानोपदेशक, पद्यकार, भक्त कवि, वीर रस की फुटकर कविताएं, इस काल का गद्य साहित्य, कवि परिचय इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट हम देखेंगे जो यहाँ इस काल को समाप्त करके आधुनिक काल देखेंगे। गद्य काल को यहाँ नाम दिया गया है गद्य खंड, जिसमें प्रकरण 1 है सामान्य परिचय, और इसमें गद्य का विकास दिया गया है। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था यहाँ पर स्पष्ट की जाएगी, जिसमें ब्रज भाषा गद्य कहा गया है। तो इसमें शुरुआती कहाँ से होती है, गोरखपंथी यानी गोरखनाथ के समय पर गद्य शुरू हो गया था। गोरखपंथी ग्रंथों का स्वरूप भक्ति काल, कृष्ण भक्ति शाखा के ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, नाभादास के गद्य का नमूना, 19वीं शताब्दी में उसके पूर्व लिखे गए अन्य गद्य ग्रंथ, इन ग्रंथों की भाषा पर विचार, काव्यों की टीकाओं के ग्रंथ का स्वरूप। आगे का प्रकरण आता है खड़ी बोली गद्य, जो कि आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसको आधुनिक गद्य कहा जाता है वो होता है खड़ी बोली का गद्य। तो देखिए जानते हैं शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का आरंभ, फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी, उर्दू साहित्य का आरंभ, खड़ी बोली के स्वाभाविक देशी रूप का प्रसार, खड़ी बोली के अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के संबंध में भ्रम, इस भ्रम के कारण अपभ्रंश काव्य परंपरा में खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक, संत कवियों की बानी की खड़ी बोली, गंग कवि के गद्य ग्रंथ में इसका रूप, इस बोली का पहला ग्रंथकार पंडित दौलत राम के अनुसार के अनुवाद ग्रंथ में इसका रूप, मंडोवर में इसका रूप, इसके प्राचीन कथित साहित्य का अनुमान, व्यवहार के
शिष्ट भाषा के रूप में इसका ग्रहण, इसके स्वाभाविक रूप का मुसलमानी दरबार रूप, उर्दू से भिन्नता, गद्य साहित्य में इसका प्रादुर्भाव, व्यापकता का कारण, जॉन गिल क्राइस्ट द्वारा इसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति, गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले 4 मुख्य लेखक कौन कौन से थे? मुंशी सदासुखलाल और इनकी भाषा, इंसाअल्लाह खां और इनकी भाषा, लल्लूलाल और इनकी भाषा, सदासुखलाल की इनकी भाषा से भिन्नता, सदल मिश्र और इनकी भाषा, लल्लूलाल की भाषा से इनकी भिन्नता, इन चारों लेखकों की भाषा का सापेक्ष महत्व, हिंदी में गद्य साहित्य परंपरा का प्रारंभ, इस गद्य का प्रसार में ईसाइयों का योग, ईसाई धर्म प्रचारकों की भाषा का रूप, मिशन सोसाइटियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की हिंदी, ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय के वेदांताभ्यास अनुवाद की हिंदी, उद्दंड मार्तंड पत्र की भाषा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, संवत 1860 के पूर्व अदालती भाषा, अदालतों में हिंदी प्रवेश और उसका निष्कासन, उर्दू के कारण काशी और आगरा के समाचार पत्रों की भाषा, छाक्रम में हिंदी का विरोध, हिंदी उर्दू के संबंध में गारशा दैतासी का मत। इसके बाद में जानते हैं प्रकरण 2 में गद्य साहित्य का आविर्भाव, हिंदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के भाव, शिक्षा उपयोगी हिंदी पुस्तकें, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जिसको कहते हैं की भाषा, राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवादों की भाषा, फ्रेडरिक पिंकॉन्ट का हिंदी प्रेस, राजा शिव प्रसाद सिंह की गुटिका की हिंदी, लोकमित्र और अवध अखबार की भाषा, बाबू नवीन चंद्र राय की हिंदी सेवा, गारशा दैतासी का उर्दू पक्षपात, हिंदी का गद्य प्रसार में आर्य समाज का योग। इसके बाद में हम जानेंगे पंडित श्रद्धाराम की हिंदी सेवा, और हिंदी सेवा इसके अलावा अलग है, हिंदी गद्य भाषा का स्वरूप निर्माण। इसके बाद में ये यहीं पर इकाई खत्म हो जाती है, अगली इकाई शुरू होती है जिसका नाम है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, मतलब शुरुआत। इसका प्रकरण 1 है, उसका नाम है गद्य का प्रवर्तन, जिसको सामान्य परिचय दिया गया शीर्षक, यानी कि अगर हम गद्यकाल माने तो कहाँ से, संवत 1924 से लेकर 1950 तक, जिसमें कि 1867 सन मान सकते हैं और 1893 ईस्वी। भारतीय हिंदू का प्रभाव, उनके पूर्ववर्ती समकालीन लेखकों की शैली की भिन्नता, गद्य साहित्य का उनका प्रभाव, खड़ी बोली गद्य कृत साहित्य, रूप प्राप्ति, भारतीय हिंदू और उनके सहयोगियों की शैली, इनकी दृष्टि से मानसिक अवस्था, हिंदी का आरंभिक नाट्य साहित्य, इसकी प्रवृत्ति उपन्यास साहित्य, भारतीय हिंदू के जीवन काल की पत्र पत्रिकाएं, और इसका 2 जो है प्रकरण वो है गद्य का प्रवर्तन। अब यहाँ से हम गद्य का प्रथम उत्थान यानी कि गद्य साहित्य को शुरू मान सकते हैं। हरिश्चंद्र की जगन्नाथ यात्रा और उनका पहला अनुदित नाटक, उनकी पत्र पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र चंद्रिका की भाषा, इस चंद्रिका के सहयोग के मनोरंजक लेखक, भारतीय हिंदू के नाटक, इनकी विशेषताएं, इनके सर्वोन्मुखी प्रतिभा, उनके सहयोगी, उनकी शैली के 2 रूप, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतीय हिंदू से उनकी शैली की भिन्नता, उनका पक्ष, इनके विषय, उनके नाटक, पंडित बालकृष्ण भट्ट और उनका हिंदी प्रदीप्त, उनकी शैली, उनके गद्य प्रबंध नाटक एवं पंडित बद्री नारायण चौधरी और उनकी शैली की विलक्षणता, उनके नाटक, उनकी पत्र पत्रिकाएं, समालोचना का सूत्रपात, लाला श्रीनिवास दास, उनके नाटक, इनका उपन्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, उनका प्रकृति प्रेम, उनकी शैली की विशेषताएं, बाबू तोताराम, उनका पत्र, उनकी हिंदी सेवा, भारतीय हिंदू के अन्य सहयोगी, हिंदी का प्रचार कार्य, इनमें बाधाएं, भारतीय हिंदू और उनके सहयोगियों का उद्यम यानी उद्योग, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, पंडित गौरी दत्त का प्रसार कार्य, सभा द्वारा नागरी प्रचारणी के लिए उद्योग, सभा के साहित्यिक आयोजन, सभा की स्थापना के बाद की चिंता और व्यग्रता। जी, तो यहाँ खत्म होता है प्रथम उत्थान, अब शुरू होगा द्वितीय उत्थान। देखिए अगले पृष्ठ में द्वितीय उत्थान। द्वितीय उत्थान का समय है
सन 1893 जो कि हम देखा थे 1893 से 1918 तक माना जाता है। संवत में हम देखें तो 1950 से लेकर के 1975 तक। तो इसमें क्या देखेंगे हम, प्रकरण 3 जो इसका था उसमें गद्य साहित्य का प्रसार देख चुके थे। इसमें हम देखेंगे इस काल की चिंताएं आकांक्षाएं, इस काल के लेखकों की भाषा, इनके विषय और शैली, इस काल के नाटक, निबंध, समालोचना और जीवन चरित्र। प्रकरण 4 देखेंगे गद्य साहित्य का प्रसार। गद्य साहित्य का प्रसार, इसमें नाटक, बंग भाषा से अनुदित कुछ नाटक हैं, अंग्रेजी और संस्कृत से अनुदित नाटक, मौलिक उपन्यास, अनुदित भी मौलिक, छोटी कहानी, आधुनिक कहानियों का रूप, आधुनिक कहानियों का स्वरूप, इसका विकास, मौलिक कहानी, अन्य भावना प्रधान कहानियां, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी प्रेमचंद का उदय। महत्वपूर्ण बात है प्रेमचंद का उदय। निबंध, प्रेमचंद के उदय के बाद देखेंगे निबंध। निबंध में जो इसके वेद लिखा है ना, निबंध के ही भेद है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे आधुनिक स्वरूप इसका, निबंध का, निबंध लेखन की तत्व चिंतक या वैज्ञानिक भिन्नता, निबंध परंपरा का आरंभ, 2 अनुदित ग्रंथ, निबंध का लेखक परिचय, समालोचना, भारतीय समालोचना का उदय, यूरोपीय समालोचना का मतलब है कि यूरोप के हिसाब से कैसे समालोचना होती है, पाश्चात्य हिसाब से। हिंदी में आलोचना का साहित्य का विकास, यानी हिंदी आलोचना साहित्य का विकास। और प्रकरण 5 हम देखेंगे गद्य साहित्य की वर्तमान गति, और इसको तृतीय उत्थान नाम दिया है। और इसमें भी इसका प्रकरण 5 जो था उसमें सामान्य परिचय सबसे पहले दिया गया है। इसमें सबसे पहले जानेंगे परिस्थिति दिग्दर्शन, यानी परिस्थिति का अच्छे तरीके से देखना। लेखकों और ग्रंथकारों की बढ़ती संख्या का परिणाम, कुछ लोगों की अनधिकार चेष्टा, आधुनिक भाषा का स्वरूप, गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण, उनकी प्रवृत्तियां, उपन्यास और कहानी, छोटी कहानियां, नाटक, निबंध, समालोचना और काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा मुख्य चीज है, इसको आप देखना, इस पर कुछ प्रकाश विशेष रहेगा अपना। इसके बाद में आधुनिक काल, जिसको हम काव्य खंड कहते हैं, यानी कि ये तो पहले काव्य देखा, फिर उसका गद्य देखा, फिर आधुनिक काल मतलब वर्तमान काल, जिसमें हम काव्य के बारे में पढ़ेंगे। 1800 काव्य खंड समय है इसका, संवत 1900 से 1925। और इसी संवत को अगर हम ईस्वी सन में परिवर्तित करके देखें, यानी ईस्वी के अनुसार इसका समय देखें, तो वो होगा 1843 से लेकर 1868 तक, ठीक है। आधुनिक काल में काव्य खंड का ये समय है। पढ़ते हैं इसका प्रकरण 1, काव्य खंड पुरानी धारा। प्राचीन काव्य परंपराएं, ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवियों का परिचय, पुरानी परिपाटी के संबंध रखने के साथ ही साहित्य की नवीन गति परिवर्तन में योग देने वाले कवि, भारतेंदु द्वारा स्थापित कवि समाज, उनके भक्ति श्रृंगार का पद, कवि परिचय। अब देखते हैं प्रकरण 2, काव्यखंड नई धारा। इसका प्रथम उत्थान इसको नाम दिया है सन 1868 से 1893। संवत अगर इसका देखें तो हम देखेंगे 1925 संवत से लेकर के 1950। तो जानिए इसमें क्या है। काव्य धारा का क्षेत्र विस्तार, विषयों की अनेक रूपता और उनके विधान में परिवर्तन। इस काल के प्रमुख कवि भारतेंदु वाणी का उच्चतम स्वर, उनके काव्य विषय विधान का ढंग, प्रताप नारायण मिश्र के पद्यात्मक निबंध, बद्रीनारायण चौधरी का कार्य, कविता में प्राकृतिक दृश्यों की संश्लिष्ट योजना पर नए विषयों पर कविताएं। अब जानेंगे काव्यखंड 3, प्रकरण 3 जो काव्यखंड की नई धारा है, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब द्वितीय उत्थान जानेंगे। द्वितीय उत्थान में शुरू में ही हम जानेंगे पंडित श्रीधर पाठक की कथा की सार्वभौमिकता, मार्मिकता, ग्रामीण गीतों की मार्मिकता, प्रकृति स्वच्छंदतावाद का स्वरूप, हिंदी काव्य में स्वच्छंदता की
वृत्ति का सर्वप्रथम आभास, इसमें अवरोध, इसके अवरोध की प्रतिक्रिया, श्रीधर पाठक हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी मंडल के कवि, इस मंडल के काव्य की काव्यभूमि। इसके बाद में प्रकरण 4 नई धारा, जिसको हम नाम देंगे और इसमें नाम अगला आएगा छायावाद का। 1919 से लेकर के 1918 यानी कि वर्तमान काल, यानी कि जब तक ये किताब छपी थी तब तक 1975 से संवत 1975 से, तो वर्तमान काव्य धाराएं जो सभी थी उनका इसमें चर्चा के रूप में थोड़ा थोड़ा विवरण दिया गया है। देखिए, खड़ी बोली इसमें वर्तमान काव्य धाराओं में आएंगे हम। सामान्य परिचय, खड़ी बोली के पद्य के 3 रूप और उनका सापेक्षिक महत्व, हिंदी के नए छंदों पर विचार, काव्य के वस्तु विधान और अभिव्यंजन शैली में प्रकट होने वाली प्रवृत्तियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे खड़ी बोली में काव्यत्व का स्फुरण। काव्य का स्फुरण मतलब कि चारों तरफ खड़ी बोली। वर्तमान काव्य पर काल का प्रभाव, चली आती हुई काव्य परंपरा के अवरोध के लिए प्रतिक्रिया, नूतन परंपरा का प्रवर्तन, कवि, इनकी विशेषताएं, इनका वास्तविक लक्ष्य, रहस्यवाद, प्रतीकवाद और छायावाद। हिंदी में छायावाद का स्वरूप और परिणाम, भारतीय काव्य परंपरा में इसका पार्थक्य, इसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत, छायावाद शब्द का अनेकार्थी प्रयोग, छायावाद के साथ ही यूरोप के अन्य वादों के प्रवर्तन की अनधिकार चेष्टा, छायावाद की कविता पर प्रभाव, आधुनिक कविताओं की अन्य धाराएं, स्वाभाविक स्वच्छंदता की और प्रवर्त कवि, खड़ी पद्य की 3 धाराएं, ब्रजभाषा काव्य परंपरा, द्विवेदी काल के परिवर्तन हुई खड़ी बोली काव्यधारा, इस काव्यधारा के प्रमुख कवि, छायावाद का प्रारंभ, इसका स्वरूप, इसके 2 अर्थ, इन अर्थों के अनुसार छायावाद का प्रारंभ, इसका स्वरूप, और इसके बाद में हम जानेंगे इनके 2 अर्थ, इन अर्थों के अनुसार छायावाद का वर्गीकरण, इन कविता का स्वरूप, कवि परिचय एवं अन्य लेखक, कवि, स्वच्छंद धारा और उसके कवि। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें कि आपने जाना इसकी विषय सूची,